हेलो नीट वॉरियर्स। आई होप आप सबने रीनीट का रिव्यू सुना होगा कि द पेपर इज टफ। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को टफ लगा होगा जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आप दिन के 10-12 न्यूमेरिकल भी फिजिक्स के लगाते हो बिफोर एग्जामिनेशंस, तो यू आर गुड टू गो। आपको बहुत मजा आया होगा पेपर में। एक्चुअली में डिफरेंशिएटर ही फिजिक्स है। हम बच्चों को परेशान हो जाते हैं समझा समझा के। भाई, एक अच्छा बच्चा जो सिंसियर बच्चा है नीट का, ही इज ऑलवेज डन विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। स्पेशली बायोलॉजी पार्ट इज ऑलवेज ओके सारे बच्चों में। तो डिफरेंशिएटर फिजिक्स आता है। तो बच्चों को फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी अलग से बनानी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं, पेपर के हिसाब से बात करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। कुछ देखिए, मैंने पेपर कोड लिया है 1। अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एप्लीकेशन है बट डायरेक्ट है। जिसको भी बेसिक बर्नौलीज आता है वो आराम से कर लेगा। मतलब कुछ क्वेश्चन तो, अब ये एंगुलर मोमेंटम वाले पे हल्ला कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन टफ है टफ है। भाई मुझे एक चीज बताओ, इफ यू नो द डेफिनेशन की फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स का, अगर किसी का एक्सिस फिक्स्ड है रोटेशन का, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा आता है। ये तो आपके कोचिंग या टीचिंग के स्कूल के नोट्स में मिल जाएगा आपको। स्पेशली मतलब अगर आप कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो ये तो एक लाइन में। तो जब तक आपका एक्सेस फिक्स्ड है, तो आपका ये ए बी कितना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो तो वन ही आएगा क्योंकि ओनली आई ओमेगा आ रहा है, आई ओमेगा पार्ट ही आएगा। वेर आई इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट है, सॉरी। एंड ओमेगा इज ऑल्सो अबाउट दैट एक्सिस। तो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। अब बेटा, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब किस तरीके से बोला गया है कि ये सब टफ है, नो आइडिया। हाँ, इस क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके ऊपर बोला गया कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। देखिए बच्चों, अगर आप अपने नोट्स देखेंगे और या एनसीईआरटी तक खोल लेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ाया जाता है। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि टेम्परेचर के हिसाब से, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो किसके ऊपर जो टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट, मतलब जो बैटरी है, वो चेंज होगा। सिंस ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है पहले वाले ए पार्ट में, तो दोनों को अगर हम रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो एक का अल्फा नेगेटिव है, एक का अल्फा पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। यानी ए वाले ऑप्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट करके कांस्टेंट के हिसाब से अब देख लेते, जहाँ पे ए में चेंज लिखा है यानी 3 4 चेंज हो जाते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में बचते हैं। अब सेकंड वाले में हम देखते हैं। भाई जो आर इफेक्टिव निकलता, R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो R1 + R2 फिर इंडिपेंडेंट हो गया। और R1 R2 जब मल्टीप्लाई होते, तो A - B और A + B दो मल्टीप्लाई हो जाते, फिर से डिपेंडेंट हो जाता। तो यानी अब ये देखिए, जो ऊपर R1 R2 आता वो R0 का स्क्वायर हो गया, 1 - अल्फा डेल्टा टी, 1 + अल्फा डेल्टा टी, यानी 1 - अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस हमारा विथ टेम्परेचर, बेटा A + B × -B स्क्वायर - B स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। नीचे डिनोमिनेटर R1 + R2 इंडिपेंडेंट है, R1 R2 हमारा ये हो रहा है, डिपेंड कर रहा है और घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस घटेगा। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटा घट रहा है, तो आपका करंट हमेशा बढ़ेगा। तो हमारा बी पार्ट सही हो जाता। अब देखिए, इतनी सी चीज को अगर हम मतलब ऐसे बोलेंगे कि बड़ी चीज हो गई, तो मुझे नहीं लगता ये तरीका ठीक है। हाँ, एक वर्नियर कैलिपर वाले क्वेश्चन में आंसर गलत है। मतलब जो ये क्वेश्चन आएगा आपका, शायद नीचे है इसमें। ये रहा। एक सेकेंड। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 41, मैं अभी वर्नियर पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, एनसीईआरटी की जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कितना बड़ा टॉपिक है। बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई देखिए, इस सेक्शन को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए, जो भी कंडक्टर होता है, कैविटी और आउटसाइड द कंडक्टर, दो इंडिपेंडेंट जोन बनते हैं। कैविटी एंड आउटसाइड द कंडक्टर, अगर आपने किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ा है, तो वो आपको पूरा मार्क करके समझाएगा। विद इन कैविटी आप समझिए एक जोन है, एंड आउटसाइड द कैविटी मतलब आउटसाइड द कंडक्टर देयर इज अ डिफरेंट जोन। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब आप खुद बताइए बेटा, कि अंदर हम इस कैविटी के अंदर चार्ज को कहीं भी रखें, स्फेयर के बाहर कंडक्टर को क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो बी और सी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। एनसीईआरटी लाइंस ओनली, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन समझते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन यही है। तो ई और बी पे सेम आ जाएगा। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो रहा है और सेकंड ऑप्शन हो रहा है। अब देखिए, अगर कैविटी में चार्ज मौजूद है,
तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी ही बनेगी। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही आएगी। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये बोला गया कि पेपर टफ आ रहा है, या तो आप में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत है, या तो आप न्यूमेरिकल ओरिएंटेड नहीं है। फिजिक्स का पेपर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बनता है तो बच्चों को माइंडसेट ही ऐसा बनाना चाहिए। देखिए क्यों बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो टाइम मैनेजमेंट को इशू बना लेते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में बराबर टाइम देना है, तो बच्चे जेई में भी यही गलती करते हैं। उसको लगता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स में जितना टाइम दिया उतना मैथ में देंगे, नहीं हो पाएगा, मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो फिजिक्स के लिए भी यू हैव टू मेक श्योर इन द नीट सेक्शन कि आपको 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना है, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, और न्यूमेरिकली बी प्रिपेयर्ड। डोंट थिंक कि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो यू नीड टू बकल अप फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा, और ये कभी भी ऐसा नहीं होता किसी बच्चे की विम्स एंड फैंसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, वर्नियर कैलिपर वाला जो क्वेश्चन है। आपको खुद बोल रहा है कि देखिए जब जॉज आर क्लोज्ड हैं, तो वर्नियर कैलिपर आपका लेफ्ट में जा रहा है, यानी हमारा नेगेटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो एरर का एक ही मतलब होता है, आंसर 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि लेंथ 1 दिखा रहा था तो 1 सेंटीमीटर से बड़ा आएगा। तो मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 बचता। ठीक है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो देखिए अगर हम इसको निकालेंगे तो 0.06 आ जाता है हमारा नेगेटिव जीरो एरर। तो हमारा आंसर टेक्निकली 1.06 है। देखिए मेरा यहाँ पे ना आज पेपर डिस्कस करने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग को बताएं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना रेलिवेंट है। आप लोग को इन सब रूमर्स में नहीं जाना है कि फिजिक्स टफ आ रहा है। फिजिक्स इज स्टिल इजी। यू नीड टू मेक श्योर कि आप न्यूमेरिकली अपने आप को ग्रूम करते हैं, और आप नहीं करेंगे तो हर बार यही होगा कि फिजिक्स सेक्शन इज टफ। देखिए एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझिए। इफ फिजिक्स इज आस्किंग कि एक बच्चा कॉपी पेन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करे, उस पर्सपेक्टिव से द पेपर इज वेरी वेरी इजी। क्योंकि आपका देखिए मैं कैसे बोलता हूँ कि पेपर इजी है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बच्चों वाला और आंसर आ जा रहा है, तब हम कहते हैं लेंदी नहीं है, इजी है। लेकिन अगर उसमें लेयर ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं कि आपने पहला निकाला, फिर उससे दूसरा कनेक्टेड है, फिर तीसरा है, तो तब हम कहते हैं कि पेपर लेंदी या टफ बना है। तो यहाँ तो मुझे 45 में से 45 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डायरेक्ट लगे हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये तो डाटा आप याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ओल्ड एनसीईआरटी में तो है ही। अब देखिए ये सब में हम क्या ही बोल सकते हैं, मतलब सीधे वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं। कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है? जैसे मान लीजिए 45 है, मैं 45 को रिव्यू कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा यार अब वो इससे कितना नीचे जाएंगे। मुझे बच्चे बोल रहे हैं सर देखिए 45 कितना टफ आया है। आई एम लाइक कि बेटा तुम एनसीईआरटी खोलो, प्रॉपर्टी लिखी रहती है कि भाई टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज कांस्टेंट, हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर सर्कल बन रहा है तो सर्कल तभी बनेगा, देखो वी और एक्स सर्कल बना रहे हैं भाई, ये तो तभी बन सकता है जब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाए कि वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट का स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर। तो अब इट इज ओनली पॉसिबल जब दोनों का कोफिशिएंट एक्स और वी का कोफिशिएंट सेम हो, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर में हाफ के एंड हाफ एम सेम हो जाए, तो के इक्वल टू एम। ये सॉल्व भी नहीं करना था। जब हम बच्चों से बात करते हैं ना, यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम। माई वर्डिक्ट इज नीट एग्जामिनेशन इज इजी फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यूमेरिकल्स के साथ फ्रेंडशिप की, और हार्ड फॉर दोज पीपल जिन्होंने नीट एग्जाम में सिर्फ ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं कि वो बायो में इंग्लिश या लिटरेचर टाइप का पढ़ते रहते हैं, तो समहाउ दे आर इन डिल्यूजन कि वो नीट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। बट इफ यू आर बिजी, it is also possible you are not productive. Sometimes direction also matters. आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। तो सिर्फ वही बच्चे जो मेजोरिटी, देखो मैक्सिमम टीचर्स आके आपको सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि देखो मास को ना खुश रखा जाता है, मास को सच बताएंगे ना तो नोबडी विल लाइक यू। पेपर एनालिटिकली सिर्फ उन बच्चों के लिए सही है जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बैलेंस रखा है। उन बच्चों के लिए सही नहीं है जो ज़्यादा सिर्फ बायो पढ़ते रहते हैं या सिर्फ न्यूमेरिकल्स लगाते रहते हैं। पेपर वॉज अ गुड बैलेंस। आई रियली अप्रिशिएट एनटीए फॉर मेकिंग दिस क्वालिटी पेपर। ठीक है बेटा, दिस एनालिसिस इज डन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।